हर पीर से जुमेरात अपने पसंदीदा शो लाइव विद आदिल शाहजेब को यूट्यूब पर देखने के लिए डॉन न्यूज के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आएं और सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन भी प्रेस करें। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आदिल शाहजेब। सिंध और वफाक के दरमियान जारी महाजराई कम क्या होती, अब तो आने वाले दिनों में मजीद बढ़ने के इशारे हमें दिख रहे हैं। कोरोना की चौथी लहर के दौरान लॉकडाउन और सिंध में आने वाले जो आम इंतखाबात हैं उनमें इक़्तिदार में PTI आ जाएगी। इन दावों के साथ वफाक और सिंध में गर्मा गर्मी चल रही थी। आज सिंध से मुतालिक इमरान खान की सरबराही में बड़ा अहम इजलास हुआ, जिसमें तहरीक इंसाफ सिंध के जो पार्लियामेंटेरियंस हैं उनके अलावा वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी, वज़ीर मनसूबाबंदी असद उमर ने भी शिरकत की। इजलास में वफाकी इदारों के ज़रिए एक्शन प्लान शुरू करने का फ़ैसला करते हुए तय किया गया कि स्मगलिंग, मनशियात और बद इंतज़ामी की रोकथाम के लिए वफाकी हुकूमत किरदार अदा करेगी, जबकि वज़ीर आज़म भी जल्द सिंध का दौरा करेंगे। यानी अब वफाकी हुकूमत इलेक्शन से पहले सिंध में भरपूर तरीके से उतरने का प्लान बना चुकी है। इसी पेशरफ्त के दौरान आज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के खिलाफ जो हमने खबर देखी है कि जी नाजेबा ज़बान के इस्तेमाल के मामले पर FIA साइबर जो सर्कल है उसकी तहकीकात के बाद सुबह ही वज़ीर इत्तलात नासिर हुसैन शाह के अलावा सईद गनी साहब और पीपल्स पार्टी के दीगर अरकान असम्बली समेत 15 रहनुमाओं को 12 और 13 अगस्त को तलब भी किया गया। दूसरी जानिब सिंध काबीना में बड़ी तब्दीलियों की इतलात हैं और हमारे ज़राए के मुताबिक सुहेल अनवर सयाल, निसार खोड़ो और हरी राम को जो है वो सिंध काबीना से शायद अलहदा किया जा रहा है फ़िलहाल, जबकि सईद गनी साहब से महकमे तालीम और नासिर हुसैन शाह साहब से इतलात का कलमदान वापस लेकर सरदार शाह को वज़ीर तालीम और सईद गनी साहब को एक दफ़ा फिर वज़ीर इतलात बनाने पर गौर किया जा रहा है। दीगर वजारतों में तब्दीलों की भी खबरें हैं। वज़ीर आला के मुआविन ख़ुसूसी तैनात करने के भी फैसले कर लिए गए हैं। वफाक के सिंध में पड़ाव और सिंध में ये जो तब्दीलियाँ हैं, ये कहा तो मीडिया में तो ये कहा जा रहा है अचानक तब्दीलियां हैं, लेकिन हमारी खबर ये है कि ये 2-3 महीने से ये तब्दीलियां पेंडिंग थी। अब मौजूदा वज़ीर तालीम और मुतवक्के, फ़िलहाल उन्हें मुतवक्के ही कह सकते हैं, मुतवक्के वज़ीर इत्तलात सिंध सईद गनी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सईद गनी साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। एक दफ़ा फिर आज पोर्ट्रे ये हुआ मीडिया में कि वज़ीर आज़म साहब ने बड़ा अहम इजलास की सदारत की। असद उमर साहब थे, सिंध के बाकी PTI के पार्लियामेंटेरियन थे, शाह महमूद साहब थे, मिस गवर्नेंस की बात कर रहे हैं, बद इंतज़ामी की बात कर रहे हैं कि जी अब वफाकी इदारों को वहाँ पर एक दफ़ा फिर मुतहरिक बनाकर सिंध के अवाम की जो महरूमियाँ हैं वो दूर करने जा रही है PTI। वैसे ये तो बहुत बड़ा लतीफ़ा है कि इस्लामाबाद में बैठी हुई PTI की वफाकी हुकूमत ये कहे कि सिंध में बद इंतज़ामिया है और मिसमैनेजमेंट है। मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान की तारीख़ में अगर सबसे कोई नालायक और नाहिल हुकूमत आई है तो वो PTI की मौजूदा हुकूमत है, चाहे वो खैबर पख्तूनख्वा में हो, चाहे वो पंजाब में हो। जहाँ मतलब आप वज़ीरों को छोड़ें, वो जो सेक्रेटरीज़ हैं उनकी ज़रा तादाद तो देखें ना, कितने तबादले होते हैं। कोई पंजाब में शायद 11-12 तो एजुकेशन के सेक्रेटरी चेंज हुए हैं, पता नहीं कमिश्नर्स देख लें। तो ये इस बात को साबित करता है कि मिसमैनेजमेंट उनके हमसे ज़्यादा है। इस वक्त पूरे मुल्क में अगर कोई हुकूमत बेहतर तरीके से सर्व कर रही है, गवर्न कर रही है, तो वो सूबा सिंध की हुकूमत है। अगर कोई चीफ मिनिस्टर प्रॉपर तरीके से अपने सूबे के लोगों की नुमाइंदगी कर रहा है, काम कर रहा है, जिसके अंदर सलाहियतें हैं, तो वो सूबा सिंध का चीफ मिनिस्टर है। बाकी अगर हमारे सूबे के कुछ जो चले हुए कारतूस हैं, जो बार बार उम्मीदों पर, आसरों पर आकर जो है वो पीपल्स पार्टी के खिलाफ इकट्ठे होते हैं और फिर उसके बाद हर आने वाले इलेक्शन में बुरी तरह हारते हैं, अब उनको थोड़ा सा हौसला देने के लिए, हिम्मत अफजाई करने के लिए वज़ीर आज़म साहब ये मीटिंग कर लेते हैं। लेकिन उन्हें भी पता है कि निकलना इसका कुछ भी नहीं है। मैं ये बात पहले भी कह चुका, दोबारा कह रहा हूँ, शाहजेब आज भी PTI के सूबा सिंध के MPA MNA सिटिंग पीपल्स पार्टी में शामिल होने के लिए तैयार है। GTA के जो मुंतखब नुमाइंदे सब कुछ 2-4 हैं सूबा सिंध में, वो पीपल्स पार्टी में शामिल होने को तैयार है। तो जहां पर हालत ये हो कि अपोजिशन जो हमारी सूबा सिंध की है वो पार्टी पीपल्स पार्टी की तरफ देख रही हो कि हम दरवाजे खोलें तो हमारे अंदर शामिल हो जाएं, वहां पर ये आके कह रहे हैं कि जी हम जाएंगे और पता नहीं कौन सा कोई यहाँ पे तूफान बर्पा करेंगे। कुछ नहीं होने वाला है।
अच्छा सईद गनी साहब, ये जो पीटीआई के एमएनएज एमपीएस की बात कर रहे हैं, क्या इनका ताल्लुक कराची से है और कितनी कुछ तादाद होगी इनकी? कराची के अलावा तो है ही कोई नहीं इनका। एक एमएनए है वो सुमरो साहब, बाकी तो कराची के हैं सारे। तादाद भी है, ज्यादा है, एक से ज्यादा है, ये मैं आपको बता देता हूँ। ठीक, तो आप उनको क्यों नहीं शामिल करा रहे? फिलहाल वो इस्तीफा दें और रिजाइन करके इलेक्शन लड़के फिर आए पीपल्स पार्टी। शाहजेब, हर काम की एक टाइमिंग होती है। हम इनकी तरह तो नहीं है ना जो ये बगैर सोचे समझे काम करते हैं। मैं आपको बता रहा हूँ, मुझे तो हैरत होती है कि ये जब आता है कि वजीर आजम जल्द सूबा सिंध का दौरा करेंगे। भाई सूबा सिंध नहीं हो गया, कोई क्यूबा हो गया। मतलब जहाँ जाने के लिए आप सोचेंगे जल्द दौरा करेंगे। भाई सूबा सिंध आपके मुल्क का हिस्सा है, वो अलग बात है अगर आप नहीं समझते कि आपका हिस्सा है वो, लेकिन बहरहाल आपको यहाँ तो हर हफ्ते आना चाहिए। और मुझे बताइए कि वज़ीर आज़म ने कितनी गुजरातें गुजारी है वज़ीर आज़म बनने के बाद सूबा सिंध में? वो आते ही नहीं है। बहरहाल ठीक है, उनकी अपनी मर्जी है, लीज पे है उनकी। और अच्छा, मुझे सईद गनी साहब ये बताइए, देखिए बार बार वो गवर्नर पे जो सवाल उठाते हैं, अब वो कोविड का कह रहे हैं कि देखिए कोविड उनकी वजह से आउट ऑफ कंट्रोल हो गया, मैनेज नहीं कर पाया, शहरों को लॉकडाउन कर दिया है। और यहाँ आज उन्होंने कहा है कि हम रिलीफ देंगे अब कराची के अवाम को। तो ये जो मजदूरकार तबका है, दिहाड़ीदार तबका है, सब कुछ बंद हो गया उस पर तो बिल्कुल। अगर कोविड हॉस्पिटल फुल कैपेसिटी पे चल रहे हैं, जितनी ख़तरनाक तेज़ी से कोविड वहाँ पे स्पेशली डेल्टा वेरिएंट, आप बेहतर फैसला करने की पोजीशन में और आपने किया भी। लेकिन उन लोगों का कुछ सोचा आपने जो मजदूर कार तबका है, जो लेबर्स हैं, जो दिहाड़ीदार हैं? ताजिर तो थोड़ा बहुत फिर भी गुजारा कर लेंगे, 8-10 दिन बंद भी रहे तो कम मुनाफा कमा लेंगे, लेकिन जो डेली उजरत पे गुजारा करते हैं उनका क्या बनेगा? देखें, ये बहस तो पिछले बरस से होती रही है और जब पूरे मुल्क में भी कारोबार बंद हुआ था। लेकिन ये बात आपको समझनी चाहिए कि जो ये फैसले इस हुकूमत ने किए, ये पॉपुलर डिसीजंस तो नहीं है ना। मतलब ये फैसले करके हम अपना वोट बैंक तो नहीं बढ़ा सकते, ये फैसले करके लोगों में पजीराई तो हमारी नहीं हो सकती। लेकिन अगर ये सारी चीज़ें सोचने के बावजूद हम ये फैसले कर रहे हैं जिसका पॉलिटिकली शायद हमें नुकसान हो रहा हो, तो इसका मतलब ये है कि कोई चीज़ सीरियस है। हमारी नज़र में अपनी पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग से ज़्यादा ज़रूरत इस बात की है कि हम अपने सूबे के लोगों को जो सेहत के ख़तरात दरपेश हैं उसको कम करने की कोशिश करें। हम उस नैज पे नहीं लाना चाहते सूबे को जब हमारे यहाँ का जो हेल्थ का सेक्टर है वो कलेप्स कर जाए। हमने बाकी मुल्क के मुकाबले में बहुत ज़्यादा उसमें इन्हांसमेंट की है, किया है हमने अपने हेल्थ के को, लेकिन उसके बावजूद हमें ये खतरा रहा कि खुदा ना खास्ता अगर ये इसी तरह केसेस बढ़ते रहे तो हमारे लिए मुश्किल हो जाएगी। लेकिन बदनसीबी की बात यह है कि ऐसा इशू जो इंसानी इशू है, जो कौमी इशू है, जिस पर वजीर आज़म को लीड करना चाहिए, वहाँ अगर एक सूबा कोई अपने लोगों के लिए मुनासिब फैसला करता है तो भाई ठीक है, आपको फैसला बुरा लगता होगा, मैं नहीं कहता हूँ, ठीक है, आप उससे डिसएग्री करते होंगे, आप कहा, लेकिन वहाँ सूबे के लोगों को उकसाना और उस फैसले की बुनियाद पर पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग करना, ये बड़ी बदनसीबी की बात है। मैं आपको सिर्फ ये मिसाल दूंगा कि आज से कुछ महीने पहले पंजाब में सूरत हाल खराब थी, लाहौर में बहुत ज्यादा सूरत हाल खराब थी, लाहौर में कर्फ्यू की सूरत हाल पैदा की गई, इतनी ज्यादा सख्तियां की गई, लोगों के खिलाफ कार्रवाइयां की गई। मुझे बताइए, क्या पीपल्स पार्टी के किसी शख्स ने उस वक्त पंजाब हुकूमत के खिलाफ कोई बात की? सूबा सिंध के किसी आदमी ने पंजाब हुकूमत के खिलाफ बात की? हमने ये कहा कि ये बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, ये बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। सईद गनी साहब, मैं यहाँ पे आपसे एग्री करूंगा। और थोड़ा सा मामलात को आगे बढ़ाते हैं, आपने देख भी लिया होगा कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के खिलाफ ये खबर मैं पढ़ के सुना रहा हूँ कि नाजेबा जबान के इस्तेमाल के मामले पर FIA की साइबर सर्कल की तहकीकात के बाद नासिर हुसैन शाह साहब, सईद गनी साहब और पीपल्स पार्टी के दीगर रहनुमाओं को 12-13 अगस्त को तलबी का नोटिस, आप भी जा रहे हैं, आपको तलब कर लिया गया है और इल्ज़ाम ये कि आपने नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल किए। नहीं, मेरा ख्याल ऐसा नहीं है। मेरे पास अभी वो नोटिस तो नहीं आया, लेकिन मैंने भी टीवी पर ही सुना है। मेरा नहीं ख्याल है कि मेरे मुतल्लिक या नासिर शाह साहब के मुतल्लिक ये होगा कि जी हमने कोई नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल किए हैं। मसूद अब्बासी साहब जो हैं वो हमारी पार्टी के एक जो मकामी तंजीम होती है उसके जनरल सेक्रेटरी थे, इससे तो हमने कभी इनकार नहीं किया। उन्होंने जब ये बातें कही और ये जब वीडियो उनकी वायरल हुई तो उसके बाद मैंने बतौर सदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कराची उनको शोकाज नोटिस जारी किया। उस शोकाज नोटिस का उन्होंने जवाब दिया। उस जवाब से हम मुतमईन नहीं हुए, हमने उसकी पार्टी की बुनियादी रुकनियत ख़त्म कर दी और हमने उसको ओहदे से हटा दिया।
अब जाहिर है कि सियासी पार्टी तो यही कुछ कर सकती है, हम गोली तो नहीं मार सकते, फांसी को तो नहीं चढ़ा सकते किसी को, और जाहिर है उन्होंने अगर कोई जुर्म किया है तो कानून में उसकी सजा है। लेकिन अब अगर मतलब मुझे समझ नहीं आती, उसने गलत किया, मैं उसको कंडेम करता हूँ, हमने उसको पार्टी से भी बेचारे को निकाल दिया है, लेकिन इतनी तफ्तीश जिस किस्म से हो रही है, मैं ये समझता हूँ कि इस मुल्क में और बहुत बड़े जराइम हो रहे हैं, बहुत बड़े बड़े गुनाह हो रहे हैं, और बहुत बड़े बड़े मुलजिम और मुजरिम हैं, उनसे भी पूछने की जरूरत है। काश ये तेजी जो एफआईए इस केस में दिखा रही है बाकी केसों में उनको दिखानी चाहिए। बहुत अच्छी बात है वो कार्रवाई करें, मेरे पास ये नोटिस आएगा, मैं जाऊंगा और मैं पूछूंगा कि मेरा जुर्म क्या है। भाई अगर तो उसका पीपल्स पार्टी में होना पूरी पीपल्स पार्टी का जुर्म है तो ये बिल्कुल आप तय कर लें कि जी अगर इस तरह करना है, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि बहुत बड़ी ज्यादती है। इससे पहले भी हमारे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुनों को एफआईए ने बुलाया, 8-8 घंटे 10-10 घंटे उनको बिठाया। देखें, एक शख्स जहां वो तकरीर कर रहा था वहां कुछ लोग बैठे हुए थे, तो उनका बैठना तो जुर्म नहीं है ना, आप उनको तो सजा नहीं दे सकते। लेकिन उसके बाद एक और काम हुआ कि हमारे कई कारकुनों को नोटिस देके इस्लामाबाद बुलाया गया। फिर मैंने डीजी एफआईए से भी बात की और मैंने कहा ये कोई तरीका मुनासिब नहीं है भाई, आपने किसी से पूछगिछ करनी है तो यहाँ पूछगिछ कर लेना। गरीब आदमी को आप कह रहे हैं कि इस्लामाबाद आ जाओ, और वहां ना उसका कोई जानने वाला ना पहचानने वाला, 25-50 हज़ार रुपये वो खर्च करके आएगा, वहां अलग आप उसको जलील करेंगे, 10-10 घंटे उसको बिठाएंगे, तो ये तरीका मुनासिब नहीं है। जिस शख्स ने गलत काम किया है, जिस शख्स ने जुर्म किया है, वो आपकी तहवील में है, कानून के मुताबिक उसको सजा दे दीजिए। लेकिन ये बहुत ही गलत रवायत डाली जा रही है कि एक शख्स के गलत बयान की बुनियाद पर आप पूरी पार्टी को लपेट रहे हैं और उसके वज़रा को बुला रहे हैं। मतलब मुझे तो समझ नहीं आ रही, मुझे वो नोटिस भेजे तो मैं जवाब भी दूंगा, बड़ी तसल्ली कराऊंगा, लेकिन ये तरीकेकार गलत है। और अगर ये तेजी एफआईए को दिखानी तो बहुत सारे केसेस में दिखाएं। हमने पीटीआई के कई लोगों के खिलाफ केसेस होते हैं, कितनों को बुलाते हैं, पूछते हैं, किसी से पूछते हैं, उसमें भी दिखा। अच्छा सईद गनी साहब, सुबह से खबरें चल रही हैं बड़ी ठीक ठाक, बड़े पैमाने पर काबीना में, सिंध काबीना में तब्दीलियां, तो एक तो ये कि आप उसकी तस्दीक कर रहे हैं कि वो हो रही हैं, क्या ये अचानक हुई, अचानक ही फैसला हुआ, क्या था इसके पीछे, तब्दीलियों के पीछे? देखें आदिल, एक तो कैबिनेट की रीशफलिंग होती रहती है, ये कोई अनहोनी बात नहीं है, हर मुल्क में, हर सूबे में, हर जगह होती है, और हमारे यहाँ भी हो रही है। गालिबन ये मेरा ख्याल है कि तीसरी मरतबा होगी शायद, और ये पेंडिंग थी, आपने बिल्कुल जो शुरू में कहा, बल्कि 2-3 महीने से नहीं, गालिबन 4-5 महीने से ये डिस्कशन में थी कि रीशफलिंग होनी है। अब क्या होनी है, किसको जाना, सच्ची बात है, हमें ना वजारत देते हुए पूछते हैं, ना वजारत लेते हुए पूछते हैं। और ये मैं हमेशा कहता हूँ कि ये पार्टी की लीडरशिप का इस्तेहकाक है, उनका इख्तियार है कि जब आपको वो कोई पोर्टफोलियो दे सकते हैं तो आपसे वो ले भी सकते हैं। तो ये उनकी मेहरबानी है कि जी एक पोर्टफोलियो लेके दूसरा दे देते हैं। अगर वो मुझे कम से कम मुझे वजारत से हटा भी दें तब भी मुझे कोई गम और दुख और अफसोस नहीं होगा। ये पार्टी की अमानत है, हुकूमत की अमानत होती है, वो जब चाहे चेंज कर लें। अगर वो जो सुना है, जो टीवी पे आ रहा है कि मुझसे एक वजारत ली जा रही है, मुझे दूसरी दी जा रही है, बिस्मिल्लाह जी, जो पार्टी देगी वहाँ बैठ के काम करेंगे। नहीं सईद गनी साहब, एक तो आपको हटाया नहीं जा रहा, मैं भी आपको खबर दे दूंगा, शायद कल उसकी तस्दीक भी हो जाएगी, शायद कल से आपको वजीर इत्तलात लिखा और पुकारा जाएगा जो शायद ज्यादा चैलेंजिंग काम है। चले सईद गनी साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। नाज़रीन चाहता है कि ब्रेक का, इसके बाद आपसे दोबारा मुलाकात। वेलकम बैक नाज़रीन। नून लीग के सदर शहबाज शरीफ मफामत की राह पर चलते हुए पार्टी को आगे बढ़ाना चाहते हैं, जबकि मरियम नवाज मज़ामती बयानिए से कम किसी और पॉलिसी पर तैयार नजर नहीं आती। ऐसी सूरत हाल में लंदन में मुकीम नून लीग के कायद मियां नवाज शरीफ पर पार्टी के अंदर से यह दबाव ज़रूर बढ़ रहा है कि उन्हें अपनी खामोशी अब तोड़कर ये वाज़े करना होगा कि अगले आम इंतखाबात में नून लीग किस बयानिए के साथ जाएगी। ये बात भी वाज़ेह है कि मरियम नवाज अपने वालिद नवाज शरीफ का ही बयानिया आगे बढ़ा रही हैं, लेकिन पार्टी सदर शहबाज शरीफ ना सिर्फ खुद मफामती बयानिए के बड़े वकील हैं, बल्कि वो नवाज शरीफ साहब को भी इसी बयानिए पर कायल करने के लिए हर मुमकिन कोशिशों के लिए भी तैयार हैं। और आज भी इस बात पर वो मुसिर हैं कि पार्टी के लिए आगे जाने का रास्ता मफामत में ही है, और अगर 2018 में भी इसी तरह चला जाता और उनकी बात मानती और पार्टी इस तरह चलती तो नवाज शरीफ साहब जो थे वो एक दफ़ा फिर प्राइम मिनिस्टर भी बन सकते थे। अगर 2018 के इलेक्शन से पहले हमारी अगर इज्तिमाई मुशावरत के साथ अगर हम स्ट्रेटजी ठीक बनाते तो शायद 2018 के इलेक्शन के नतीजे में भी मियां नवाज शरीफ चौथी मरतबा वज़ीर आज़म बनते। ये मैं आज भी
बिला खौफ तरदीद कह सकता हूँ ये बात। जबकि नून लीग के सीनियर नायब सदर और साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी हमारे ही शो में कह चुके हैं कि शहबाज शरीफ से वो ये ज़रूर पूछेंगे जब उनसे मिलेंगे कि इस बयान की थोड़ी सी वो वजाहत करें। वो इसीलिए तो कह रहे हैं अगर मेरी पॉलिसी पर आप अमल करते तो मियाँ साहब प्राइम मिनिस्टर होते। अभी जो बात आपने कही है अगर ये दुरुस्त है, मुझे किसी ऐसी बात का इल्म नहीं है, तो फिर मियाँ नवाज शरीफ का फैसला बिल्कुल दुरुस्त था। कोई डील करके आइन को तोड़ना कबूल करके, आइन की नफी को कबूल करके, अपने असूलों पर सौदा करके अगर आप हुकूमत में आएंगे तो आप क्या हासिल कर लेंगे? ये आप पार्टी के अंदर फिर शहबाज शरीफ साहब से पूछे ना कि वो कौन सी पॉलिसी थी। नहीं बिल्कुल, अब उन्होंने जिक्र किया है तो यही हम अपनी जगह बैठकर, ये हमारी दोस्ती भी है, मेरे लीडर भी हैं, बिल्कुल ये हमारा राइट है कि हम पूछें कि भाई कौन सी ऐसी पॉलिसी है जिससे ये मामले आइन के अंदर रहकर अपने ज़मीर के मुताबिक ये चीजें तय हो सकती हैं। ठीक, अब पार्टी के अंदर क़यादत की सतह पर जारी ये जो कशमकश है उसका नतीजा आज़ाद कश्मीर इंतखाबात में शिकस्त, फिर नून लीग के अपने गढ़ सियालकोट के ज़िमनी इंतखाबात में शिकस्त की सूरत में सामने आने के बाद अब पार्टी के अंदर बेचैनी बढ़ती जा रही है वर्कर लेवल पर भी। इस सारे सूरत हाल में हुकूमती कैंप जो है वो खुशियाँ मना रहा है और मनाना भी चाहिए, और शहबाज शरीफ की पॉलिसी को वो आगे बढ़ने की पॉलिसी करार देते हुए अगली बारी भी जो है वो ये कह रहे हैं कि जी हमारी ही आनी है। नून और शीन जो है वो काम पड़ गया। शहबाज शरीफ ने मफामत की तरफ बढ़ना है और पीपल्स पार्टी और नून लीग जो बड़े चीखते और चिल्लाते थे अपनी असल जगह पे आ गए हैं। कहीं नहीं जा रहा इमरान खान और आप जैसी नालायक अपोजिशन में तो मुझे यकीन होता जा रहा है कि अगले 5 साल भी वो लगा लेगा। पहले अपना घर ठीक करो, मुल्क का अपने खाक ठीक करना है। दोनों पार्टियों के घरों में मफामत और मज़ाहमत की लड़ाइयाँ जारी हैं। शहबाज शरीफ वही स्ट्रेटजी अपनाने की कोशिश कर रहा है जो उसने सऊदी अरब से नवाज शरीफ को लाने के लिए की थी। अब एक पॉइंट ऑफ व्यू ये भी है कि यही तमाम सूरत हाल किसी और के लिए नहीं, खुद नून लीग के लिए बड़ी नुकसानदेह साबित हो रही है, और जिस शख्स का बयान इस वक्त नून लीग के अंदर इस तमाम कन्फ्यूजन को ख़त्म कर सकता है वो वहाँ से फ़िलहाल मियाँ साहब की बात कर रहे हैं, वो खामोशी है वहाँ से। इस कन्फ्यूजन को इस वक्त अगर कोई दूर कर सकता है वो हैं मियाँ नवाज शरीफ साहब, और उन्हीं के पार्टी के पंजाब के सदर राना सनाउल्लाह साहब हमारे साथ मौजूद है। राना साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। सर, मुझे इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं है कि मफामत और मज़ामत का, लोग तो कहते हैं ये दो बयानिए हैं। मेरे ख्याल में ये तरीक़ेकार जो है शहबाज साहब किसी और तरीके से पार्टी आगे लेके जाना चाहते हैं, मियाँ साहब शायद किसी और तरीके से पार्टी आगे लेके जाना चाहते हैं, लेकिन इसमें अब कोई दो राय नहीं है कि ये अगर तरीक़ेकार भी इसे समझा जाए तो ये कन्फ्यूजन अब उस लेवल तक पार्टी में पहुंच चुकी है कि नीचे का वर्कर तक जो है वो कंफ्यूज है, और ये आगे जाके आपको जो आने वाला इलेक्शन है, चाहे वो 10 महीने बाद हो चाहे वो 2 साल बाद हो, पार्टी के लिए बड़ा डैमेजिंग साबित हो रहा है। ये देखें, पार्टी के अंदर कारकुनों से भी और पार्टी की दूसरे तीसरे दर्जे की कोई क़यादत है, जो हमारे पार्लियामेंटेरियंस हैं सूबाई और कौमी सतह पे, उनके साथ मेरा रोज़ का रब्ता रहता है, रोज़ का वास्ता रहता है। तो मैंने तो कभी नहीं देखा उनमें कोई मायूसी की बात हो या कोई वो बड़े कन्फ्यूज़ जो है वो बैठे हों। देखें, ये दोनों चीज़ें जो हैं, देखें पहली बात तो ये है कि बयानिया जो है वो पार्टी लीडर का होता है, बाकी सब की राय होती है, और पार्टी के अंदर जो सियासी कारकुन है, सियासी कारकुन की अगर राय नहीं है तो वो सियासी कारकुन ही नहीं है। मियाँ शहबाज शरीफ की एक राय हो सकती है, उनका बयानिया नहीं है। मरीम नवाज साहब की एक राय हो सकती है, उनका बयानिया नहीं है। बयानिया वही है जो मियाँ नवाज शरीफ का बयानिया है, और उनका बयानिया क्या है कि इस मुल्क में फ्री एंड फेयर इलेक्शन होने चाहिए, इस मुल्क में गैर सियासी मुदाखलत ख़त्म होनी चाहिए, इस मुल्क में कठपुतलियाँ नहीं बिठानी चाहिए, इस मुल्क में सिलेक्शन नहीं होनी चाहिए, इस मुल्क में जो है वो आवाम के फ़ैसले को तस्लीम किया जाए। आप मुझे ये बताएं कि इस फैसले से विड्रॉ करके आप क्या ये कहेंगे कि इलेक्शन में धांधली होनी चाहिए, यहाँ पे कोई अवामी राय का एहतराम नहीं होना चाहिए, ये कहेंगे आप? इससे जो है वो उलट क्या आप कह सकते हैं या क्या बयानिया हो सकता है? रही बात मुफाहमत की या मज़ामत की, देखें ये बात कहना कि इस मुल्क में फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो, ये कौन सी मज़ामत है जी? ये कोई हम कोई ये अपना कोई मसल्ला जदोजहद कर रहे हैं? हम एक सियासी जमात है,
हम सियासी बात करते हैं। और अगर ये कहना कि मामला जो है इसे अफहाम तफहीम से भी सुलझाया जा सकता है, तो ये कौन सी मुफाहमत है जी? मुफाहमत तो ये हो ना कि मियाँ शहबाज शरीफ साहब कहें कि जी ना फ्री इलेक्शन की ज़रूरत है, ना कोई अवामी राय का एहतराम करने की ज़रूरत है, बस ठीक है ये कठपुतली बैठी है, एक और कठपुतली जो है वो बैठा दी जाए। मामला ये है कि ये जो सूरत हाल है, मैं समझता हूँ कि इससे तो हमें बड़ा सेटिस्फेक्शन होनी चाहिए कि मियाँ नवाज शरीफ, जिसे इन्होंने जो है वो पार्टी सदारत से हटाया, उसे वजारत उज़्मा से हटाया, उसे सज़ा दिलवाई, उसे मुल्क से भिजवाया, लेकिन इसके बावजूद जो है वो मियाँ नवाज शरीफ इस मुल्क में इतना रेलिवेंट है कि ना आज कोई ख़बरनामा उसके बगैर है, ना कोई वज़ीर आज़म की गुफ्तगू उसके बगैर है, ना वज़ीर आज़म की कोई गुफ्तगू उसके बगैर है, ना कोई टॉक शो जो है वो उसके बगैर है। तो इतना रेलिवेंट है मियाँ नवाज शरीफ। तो रेलिवेंसी तो सियासत होती है, अगर सियासत में आप रेलेवेंट है तो अच्छा, आप सब अच्छा यहाँ पर राणा साहब आपने बड़ी अहम बात की कि शहबाज शरीफ की राय हो सकती है, बयानिया उनका नहीं हो सकता। और मैं इस बात को अगर थोड़ा सा लेके जाऊं कि राना तनवीर हों, ख्वाजा आसिफ साहब हों, अयाज सादिक साहब हों या साद रफ़ीक साहब हों, उनकी राय हो सकती है। ज़ाहिरी बात है वो शहबाज शरीफ साहब की राय को अपना बयानिया नहीं बनाया जा सकते। यहाँ पर तो आपने लड़ाई ख़त्म कर दी है। हम जो यहाँ से चीख चीख कर कह रहे हैं कि दो बयानियाँ हैं, एक मज़ामत है एक मफामत है, आपने बात ख़त्म कर दी कि शहबाज शरीफ का तो कोई बयानिया हो ही नहीं सकता, वो लीडर ही नहीं है, लीडर नवाज शरीफ है। शहबाज शरीफ की अपनी राय हो सकती है, राय राना सनाउल्लाह की भी बतौर पंजाब प्रेसिडेंट हो सकती है, बयानिया सिर्फ नवाज शरीफ का है। मरियम नवाज जो आगे लेके जा रही है वो भी नवाज शरीफ का बयानिया है। यहाँ पे तो वो लड़ाई सारी ख़त्म हो गई। फिर नहीं तो लड़ाई है भी नहीं। अब मियाँ आप क्या समझ रहे हैं कि मियाँ शहबाज शरीफ ने कोई कल को या आज उन्होंने कोई मियाँ नवाज शरीफ साहब से लड़ाई लड़ रहे हैं? वो उन्होंने जिन इंटरव्यूज़ की आप बात कर रहे हैं उन इंटरव्यूज़ में उन्होंने अपनी राय का इजहार किया, लेकिन उन्होंने बड़ा वाज़ेह कहा कि मेरा कायद है। वो देखिए, जब आप एक आदमी को कहते हैं कि वो मेरा कायद है तो उसके बाद फिर आप कहेंगे जो लड़ाई है, लड़ाई तो नहीं है उनकी। लड़ाई पिछले 30 साल से मतलब इसको राय का इख्तिलाफ कह सकते हैं राना साहब। ना उन्होंने शहबाज शरीफ साहब की और नवाज शरीफ साहब की राय मुख्तलिफ है, ये तो कह सकते हैं ना। देखें, मामला ये है कि देखें, मुझे पार्टी डिसिप्लिन के अंदर रहते हुए और क़यादत के ऊपर एतमाद का इजहार करते हुए, अगर तो मैं अदम एतमाद करूं तो फिर वो बात मुख्तलिफ हो जाती है। एतमाद का इजहार करते हुए मुझे अपनी राय का इजहार करने का हक हासिल है, होना चाहिए। जिस पार्टी में ये भी नहीं होगा वो फिर पार्टी, मैं नहीं समझता कि वो सियासी जमात आगे बढ़ सकती है या कायम रह सकती है। तो ये मुझे होना चाहिए। अगर मैं ये समझता हूँ कि ये फलां मामला जो है इसमें ऐसे होना चाहिए तो पार्टी मेरी राय सुने, उसके बाद फैसला करे, जो फैसला करेगी मैं उसके साथ। मैं राणा साहब बिल्कुल आपसे एग्री कर रहा हूं और मेरा सवाल भी यही था कि इख्तिलाफ राय हम कह सकते हैं ना कि शहबाज शरीफ साहब और मियाँ साहब के दरमियान, बड़े मियाँ साहब के दरमियान इख्तिलाफ राय है, उसी की बात कर रहे हैं। देखिए, इख्तिलाफ राय मुख्तलिफ इशूज़ पे होता है ना। ये जो आपने बात की है कि मियाँ शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि जी 2018 के इलेक्शन में अगर हम स्ट्रेटजी जो है वो सही बनाते, उन्होंने ये तो नहीं कहा कि हम जो है वो अफहाम तफहीम या हम कोई जो है वो हमने मज़ामत की या हमने अफहाम तफहीम नहीं किया। उन्होंने कहा कि हमारी स्ट्रेटजी जो है वो ठीक होती। अब उसका जो मामला, उसके ऊपर जो रिस्पॉन्ड किया है खाकान अब्बासी साहब ने, मैं समझता हूँ उनको क्वेश्चन सही तौर से पुट नहीं किया गया। देखिए, 2018 के इलेक्शन में एक नहीं 10 फैसले ऐसे थे कि जिनके ऊपर इख्तलाफ था कि उनको एक कहा जा रहा, एक राय ये थी कि इस तरह से किया जाए, एक राय ये थी कि इस तरह से ना किया जाए। मिसाल के तौर पे ये जो मियाँ साहब के ऊपर केस था, इसमें मेरी बड़ी स्ट्रॉन्ग ओपिनियन थी कि इस केस को हमें बिफोर इलेक्शन डिसाइड नहीं होने देना चाहिए। अगर उसमें ये स्ट्रेटजी अपनाई जाती तो उसका 2 साल फैसला नहीं हो सकता था, लेकिन हमने डे टू डे हेयरिंग करवाई और सुबह 9 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक करवाई और वो जो है वो डिसाइड हुआ इलेक्शन से पहले। मैं समझता हूँ कि अगर वो इलेक्शन से पहले डिसाइड ना होता तो शायद उसका हमें बड़ा बेनिफिट होता। इसी तरह से और 2, 4, 10 चीज़ें थी, उनके ऊपर
हो सकता है कि 3-4 चीज़ों के ऊपर मियाँ शहबाज साहब की जो राय हो वो राय ना तस्लीम की गई हो, और आज मियाँ शहबाज साहब ये कह रहे हों कि अगर ऐसे ना होता ऐसे हो जाता, जैसे मैंने एक मिसाल दी है आपको, तो वो कह सकते हैं वो, लेकिन अब वो बात गुजर गई है। लेकिन फैसला जो पार्टी ने किया उसके ऊपर अमल हुआ। नाज़रीन, वक्त एक ब्रेक का, जिसके बाद आपसे दोबारा। वेलकम बैक नाज़रीन। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के बकौल पाकिस्तान दुनिया का सस्ता तरीन मुल्क है दुनिया में, और उन्होंने ये बात हाल ही में बैनुल-अक़वामी इदारे की एक रिपोर्ट के सामने आने के बाद कही, जिसके बाद मुल्क में गाड़ियों की सेल में जो है जिस तरह से इजाफा हुआ, तो वफाकी वज़रा ने उसको भी मुल्क में महंगाई ना होने से जोड़ा। ज़मीनी हक़ाइक़ क्या हैं, क्या इस पर बिलीव भी किया जा सकता है, इस पर बात करेंगे। साबिक़ वज़ीर ख़ज़ाना डॉक्टर हफीज़ पाशा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, लेकिन उससे पहले इमरान खान साहब ने क्या कहा था वो आपको सुनाते। इस वक्त हमारा मुल्क दुनिया में सबसे सस्ता है रहने के लिए, सबसे सस्ता पेट्रोल और डीजल पाकिस्तान में है। हमारी माइशत इतने मुश्किल वक्त से निकली है और अल्लाह का करम है कि अब ऊपर जा रही है। ठीक, डॉक्टर साहब थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। अवाम महंगाई का रोना रो रही है। खान साहब को आपने सुना, प्राइम मिनिस्टर साहब को, वो कह रहे हैं पाकिस्तान दुनिया में सस्ता तरीन मुल्क है। आपसे सुनेंगे क्या है क्या नहीं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये दरअसल मैं समझता हूँ कि एक तकरीबन जिसे कहते हैं कि गैर यकीनी सी बात है, इसलिए कि पाकिस्तान में अगर आप हमारे करीब जो ममालिक हैं, हिंदुस्तान, बांग्लादेश वगैरह को देख लें, तो खाने पीने की अशिया की जो कीमतें हैं, अगर आप उनको डॉलर में कन्वर्ट करें तो आटे की कीमत पाकिस्तान में तकरीबन 20% ज़्यादा है हिंदुस्तान के लिहाज से। तो जो आम चीज़ें पे कि ये कहना कि हम सबसे कम तरीन हैं, ये मैं समझता हूँ कि नामुनासिब है। आप ये भी देख लीजिए कि तेल के मामले में हाई स्पीड डीजल को अगर आप ले लें तो हमारे यहाँ जो कीमत है हाई स्पीड डीजल की, वो तकरीबन जो हमारे करीब या एशिया के ममालिक हैं उसमें हमारा जो हाई स्पीड डीजल ऑयल की कीमत है वो हायर है। अलबत्ता मोटर स्पिरिट की कीमत हमारी यकीनन कम है। तो मुख्तलिफ चीज़ों में आप ज़्यादा हैं, कुछ चीज़ों में आप कम हैं। ये कहना कि ओवरऑल दुनिया के सबसे कम प्राइस लेवल हमारा, ये मैं समझता हूँ विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट। अच्छा, ये जो वर्ल्ड पॉपुलेशन रिव्यू है या जो हमारा मीडिया रिपोर्ट कर रहा है बैंकिंग रेट्स कंपनी को, उनके इंडेक्स के मुताबिक पाकिस्तान सस्ता तरीन मुल्क है। क्या क्राइटेरिया क्या होता है इनका? देखिए, इसलिए जो आम तरीक़ा होता है वो जिसे हम कहते हैं परचेसिंग पावर पैरिटी, उससे अंदाज़ा होता है कि किस मुल्क में कीमतें ज़्यादा हैं। उस लिहाज से पाकिस्तान बीच में है, कहीं बहुत ज़्यादा भी नहीं है और बहुत कम भी नहीं है। तो पता नहीं ये कौन सी मेथोडोलॉजी इन्होंने इस्तेमाल की है और उसके नतीजे में ये ज़रा अजीब सा कंक्लूजन। अच्छा डॉक्टर साहब, मुल्क में अगर गाड़ियों की फ़रोख्त में इजाफा हो तो ये कहा जा सकता है कि महंगाई कम हो गई है, लोग खुशहाल हैं? देखिए, मैं इस सिलसिले में दो बातें करूंगा जी। एक, गाड़ियों को ख़रीदने वाली जो हमारे मुल्क का तबका है वो सबसे अमीर लोग हैं, और यकीनन पिछले साल चूँकि शेर नमू में कुछ इजाफा हुआ था, कंपनियों की प्रॉफिट्स में काफ़ी इजाफा हुआ, और उसके नतीजे में जो अमीर तबका है उनके आमदनी में भी इजाफा हुआ, लिहाजा उनकी परचेसिंग पावर बढ़ गई, मगर जो निचले तबके के लोग हैं उनकी परचेसिंग पावर में कमी आई है। दूसरी तरफ ये बजट की एक नुमाया बात ये थी, जो अभी बजट पेश किया गया पिछले महीने, पिछले से पिछले महीने, उसमें ये बात नुमाया पर मौजूद थी कि आपने टैक्सेस जो हैं बहुत कम कर दिए गाड़ियों पर, और उसके नतीजे में अब गाड़ियों की कीमतें जो हैं वो 25 से 30% कम हो गई हैं। ठीक। उसके नतीजे में डिमांड में यकीनन इजाफा हुआ है। मगर एक और मैं आदाद शुमार पेश कर दूं कि मई के महीने तक, जुलाई से मई तक, मई पिछले साल के 10 महीने या 11 महीने में जो सेल हुई थी गाड़ियों की,
वो 2017-18 से भी कम थी। ये मेरे ख्याल से जो लोग कह रहे हैं उनको इस बात का अंदाज़ा नहीं है। हो सकता है कि जुलाई के महीने में कीमतें कम होने की वजह से डिमांड में बहुत इजाफा हो गया हो, मगर अगर आप पूरा साल देखें पिछले साल तो उसमें आपके जो सेल है वो 2000। अच्छा डॉक्टर साहब, गुज़श्ता महीने डेढ़ से रुपए की कदर में कमी आई है, डॉलर फिर ऊपर 164 तक चला गया है, ब्रिटिश पाउंड को देख, क्या ये कंसर्निंग है? और दूसरा ये कि क्या स्टेट बैंक आपके ख्याल में इंटरवीन कर रहा है, करना चाहिए इस वक्त? देखिए, ये कुछ हैरत अंगेज सी बात है। एक तरफ हमें ये कहा जा रहा है कि हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स 18 अरब डॉलर तक पहुंच गए हैं और आने वाले 1-2 हफ्तों में जब हमें IMF से 2.8 बिलियन डॉलर्स के SDR मिलेंगे तो इंशाल्लाह हम 20 अरब डॉलर से ऊपर चले जाएंगे और ये तारीख का सबसे ऊंचा लेवल होगा हमारे रिजर्व्स का। एक तरफ तो ये बड़ी पॉजिटिव सी बात है माशाल्लाह। दूसरी तरफ आप ये देख रहे हैं कि हर रोज़ तकरीबन रुपया 50 पैसे या 1 रुपये गिर जाता है। अल्लाह का फजल है कि इस आज के दिन वो इनफैक्ट रुपए की कदर में थोड़ा सा इजाफा हुआ है, मगर रुपए गिरा है 5-6% पिछले 1-1.5 महीने में। उसकी क्या वजह है? वजह यह है कि आपका जो दरामदाद का लेवल है वो तारीख का सबसे ऊंचे लेवल पर जा चुका है। तकरीबन 6.3 अरब डॉलर तक पहुंच गया था एक महीने में इंपोर्ट जून में, जो तारीख का सबसे ऊंचा लेवल है। तो डिमांड में इजाफा हुआ। दूसरी तरफ आप ये देख रहे हैं कि रेमिटेंसेस की रफ्तार में कुछ कमी आ रही है। जुलाई के महीने में 10% इजाफा हुआ और सऊदी अरेबिया से तो रेमिटेंसेस कम आए हैं, लिहाजा डिमांड और सप्लाई में थोड़ा सा इम्बैलेंस पैदा हो गया है और स्टेट बैंक यकीनन इंटरवीन नहीं कर रहा है। और शायद उनकी पॉलिसी ये हो कि रुपए को कुछ गिरने दें ताकि इंपोर्ट का डिमांड जो है उसे हम मैनेज कर पाएं, वरना तो ख़तरा ये है कि आपका तिजारती खसारा फिर से बहुत ऊंचे लेवल पर जा सकता है। अच्छा डॉक्टर साहब, जब से बजट आया, शौकत तरीन साहब आए, एक नैरेटिव बिल्ड किया गया, मईशत ट्रैक पर आ गई है, रुपया मुस्तहकम हो गया। आपको क्या लग रहा है, क्या वो नैरेटिव बिल्कुल दुरुस्त है, मईशत ट्रैक पर आ गई है? एक लिहाज से रिकवरी का प्रोसेस शुरू हो गया, मगर इन्वेस्टमेंट में थोड़ी सी कमी आई और आपके एक्सपोर्ट्स में कुछ इजाफा हुआ, मगर जिस तरह आपने इशारा दिया है, आपके दरामदाद में पिछले तकरीबन 3 महीने में बहुत तेज़ी से इजाफा हुआ है और उसकी वजह यह भी है कि बाहर की कीमतों में अब इजाफा शुरू हो गया है, इसलिए कि वर्ल्ड इकॉनमी अब रिकवरी कर रही है। तो ख़तरा इस बात का मौजूद है कि आपका जो खसारा है करंट अकाउंट, वो खुदा न खास्ता स्टेट बैंक ने खुद ये कहा है अपने मॉनेटरी पॉलिसी स्टेटमेंट में कि ये 2 से 3% GDP का हो सकता है, यानी कि 6 से 9 अरब डॉलर तक जा सकता है। और खुदा न खास्ता अगर कीमतें उसी लेवल पे रहें या और बढ़ें बाहर की, तो ख़तरा ये भी है कि ये 10 अरब डॉलर से भी ऊपर जा सकता है। और इस वक्त जो परेशानी की बात है कि इस साल जो हमें कर्ज़ों की वापसी करनी है उसमें 25 से ज़्यादा % इजाफा होना है। तो अगर दोनों चीज़ें हो जाती हैं, आपका खसारा ट्रेड का बढ़ जाता है, तिजारत का, और आपकी रीपेमेंट जो है वो यकीनन बढ़ेंगी, तो फिर आपकी फॉरेन एक्सचेंज पोजीशन फिर से मुस्तकम नहीं रहेगी और प्रेशर रुपए पर बढ़ता जाएगा। ये खतरा जरूर। डॉक्टर हफीज पाशा साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। साज़ीन, वक्त हुए चाहता है एक ब्रेक का, जिसके बाद यौम शोहदाए पुलिस की बात करेंगे हमारे साथ। वेलकम बैक नाज़रीन। आज यौम शोहदाए पुलिस मनाया जा रहा है। हम सबको पता है, बल्कि दुनिया भी इसे एक्सेप्ट करती है कि पाकिस्तान ने टेररिज्म के ख़िलाफ़ जितनी जंग लड़ी है उसमें फ्रंट लाइन पर अगर अफवाज पाकिस्तान थी
तो साथ में जो हमारे पुलिस जितनी भी सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, साथ में पुलिस जो है, उन्होंने भी बड़ा हरावल दस्ते का किरदार अदा किया। खुसूसन पुख्तूनख्वा पुलिस की अगर बात की जाए या बलूचिस्तान पुलिस की बात की जाए, इसी तरह पंजाब पुलिस की भी बात कर लें, जीबी में जो पुलिस सर्व कर रही है, एजेके में कर रही है, सिंध में कर रही है, सैकड़ों हज़ारों की तादाद में जो शोहदा हैं उनको हम भी सलाम पेश करते हैं। और खुसूसन बड़े बड़े ऑफिसर से लेकर सिपाही तक, कांस्टेबल हों, हवालदार हों, डीएसपीज़ हों, डीआईजीज़ हों, इतनी बड़ी तादाद में उन्होंने इस मुल्क के लिए अपनी जान के नजराने पेश किए हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली, और ये बात आज मुझे कहने दीजिए कि हम ये जो शोहदा हैं उनको उस तरह से सेलिब्रेट नहीं करते जिस तरह के उन्होंने अपना खून जो है वो बहाकर इस मुल्क की हिफाजत की है, हमारी हिफाजत की है, आपकी हिफाजत की है। शोहदाए पुलिस को एक दफ़ा फिर हमारा सलाम, इजाज़त दीजिए।